अरे सेल्स वाले कुछ भी करते हैं, अपने जीएम को बुला के ले आएंगे, अरे जीएम सर से बात करो, ये करो वो करो। दूसरी और तीसरी बार में सनरूफ कैसे टूटी है बताइए? आपकी गाड़ी है तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना शोरूम की, ना कंपनी की, ना गवर्नमेंट की। मुझे ये सब चीज़ें ना पिंच करती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर किसी के लिए नहीं है, उसका एक सबूत हमारे पास है, एक ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे पास है। और आज हमारे साथ है तुषार जी। तुषार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताने वाले हैं आज हमें अपनी विंडसर ईवी के बारे में, जो पिछले साल खरीदी थी आई थिंक, और लगभग 41,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है। अच्छा बुरा सब कुछ बताने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रहते हैं देहरादून में, इनके रिजॉर्ट हैं, इनकी खूब रनिंग होती है। और इनके पास पहले थी स्विफ्ट जो कि इन्होंने निकाल दी, उसके बाद ये सेल्टोस लेने वाले थे, लेकिन एमजी के शोरूम पे गए, ये एस्टर के लिए उठाकर ले आए ये गाड़ी। बताइए सर क्या लगता है आपको? सर पहले अच्छी चीज़ों से बात करेंगे। हाँ। है ना, अच्छी चीज़ें ये हैं कि बहुत जगह है। हाँ। इस गाड़ी में इतनी जगह है कि आप इसमें कुछ भी मतलब डाल सकते हो, पीछे पूरा फैल के बैठ सकते हो, सो सकते हो, कुछ कर सकते हो आप इस गाड़ी में। बहुत जगह है, आपके आसपास भी मतलब जहाँ पे आपके डोर के पास भी बहुत जगह है, आपके ग्लव बॉक्स में बहुत जगह है। सबसे अच्छी चीज़ वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बहुत काम की हैं। 360 कैमरा है, बहुत काम का है। सनरूफ किसी काम का नहीं होता, मत लिया करो, नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो सनरूफ है 3 बार टूट चुकी है। देखो यार, सनरूफ का मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब गाड़ी ये ले चुके थे और कम से कम 10 दिन के बाद इन्होंने डिस्कवर करा उस चीज़ को, किनारे पर क्रैक था, और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा डीलरशिप वालों ने। और वो करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर ढंग से आप पीडीआई करो, उसी टाइम अगर आप गाड़ी को पकड़ लेते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट पकड़ लेते हैं, तब आप बोल सकते हैं। जहाँ पर एक बार गाड़ी आपके घर चली गई तो वो उस बात को नज़रअंदाज कर देंगे, या फिर आपसे ये कहेंगे कि वो आपकी गलती है। चलो ये तो पहली बार में हुआ, दूसरी और तीसरी बार में सनरूफ कैसे टूटी है बताइए? मुझे लगता है चक्कर ये कई जो ये गाड़ी है ना, ये हीट से बहुत गर्म हो जाती है, और मुझे लगता है ये गर्म इतनी हो जाती है कि सनरूफ ब्रेक कर रही है। ये मुझे ऐसा लगता है, ये क्योंकि बिना किसी इम्पैक्ट के अपने आप सनरूफ को क्रैक होना, कोई लॉजिक नहीं है उस बात का। जो मेरा ओपिनियन है, सनरूफ किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि दिन में देखो अभी आप कितनी हीट आ रही है इसमें से, शाम को इसका ये जो स्क्रीन है इसका पूरा रिफ्लेक्शन ऊपर जा रहा है, तो कुछ दिखता ही नहीं इससे। दिन में आप इसे खोल नहीं पाओगे, रात को ये किसी काम की नहीं है। इस गाड़ी में तो किसी काम की नहीं है। बाहर निकलते हैं लोग, जो कि गलत है, उस काम के लिए लोगों को लेना है तो वो इसके लिए है नहीं, क्योंकि इसकी खुलती नहीं है। वो इतनी धूप आती है अंदर, आप जैसे स्टीयरिंग पे आपने हाथ रखा है तो आपके हाथ बर्न करने लग जाता है, ग्लास एरिया ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से मतलब आपके हाथ लिटरली बर्न करते हैं सर। अच्छा, बहुत। और फिर रात को आप गाड़ी नहीं चला सकते। ये जो स्क्रीन इतनी बड़ी दे रखी है, ये पूरी आंखों में चुभती है। इसकी ब्राइटनेस कम नहीं होती? नहीं, मतलब कम भी कर लो तो भी इतनी बड़ी स्क्रीन है, वो आंखों में लगती ही लगती है। बट इस स्क्रीन का फायदा यह है, जब आपको 360 कैमरे की ज़रूरत है तो आपको अच्छा व्यू आता है उससे। इतने बढ़िया कैमरे हैं इस गाड़ी के, इतने बढ़िया कैमरे हैं। इतनी बड़ी स्क्रीन किस लिए है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें कोई अपना वीडियो देख सकते ना कुछ देख सकते, खाली वो कैमरा देखने के लिए इतनी बड़ी इन्होंने स्क्रीन दी है। जो फिजिकल बटन है ना, उसका रिप्लेसमेंट भी ये स्क्रीन है। इससे अच्छा तो फिजिकल बटन होते तो ज्यादा बेटर होता। और इन्होंने अच्छी चीज ये की है, एटलीस्ट एसी के इन्होंने फिजिकल बटन दिए हैं। जब मेरे को ORVM फोल्ड करना होता है, उसे फोल्ड करना, आप एक टाइट सिचुएशन में हो, आपकी गाड़ी लगने वाली है, आप स्क्रीन में स्क्रॉल कर रहे हो कि यार इसके ORVM बड़ा ही इरिटेटिंग होता है। उधर वो ट्रक वाला घुस रहा, आप उसके वो स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो। पता नहीं, आजकल कई गवर्नमेंट्स बोल रही हैं बाहर कंट्रीज की कि वापस से फिजिकल बटन होने चाहिए, कईयों के ऑर्डर आए हैं, और मुझे भी लगता है होने चाहिए। ईवी लेने का जो आपका फैसला था, जिसमें आपने ये सोचा होगा कि रनिंग कॉस्ट कम होगी, ठीक है, मैं घर पे चार्ज करूंगा, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, या फिर आपको ज़्यादातर बाहर ही चार्ज करना पड़ता है? नहीं, मैं घर पे चार्ज करता हूँ सर। मेरी क्योंकि रोज की रनिंग सिर्फ 200 किलोमीटर की है, 200 किलोमीटर ये चल जाती है। बस अगर अपहिल ना हो, अगर ये मैं कानाताल जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, अगर मैं उधर जा रहा हूँ कानाताल, तो ये वो है 75 किलोमीटर मेरे घर से, और ये 55% बैटरी कंज्यूम कर लेती है। मैंने कंपनी को भी कंप्लेंट की, मैं भाई मतलब अपहिल में 1% खा रही है 1 किलोमीटर पे, अगर पूरा ही अपहिल हो वो, तो ये
पहुंच भी नहीं पाएगी वहाँ तक। मैंने सारे मोड्स ट्राई कर लिए। मैंने नॉर्मल मोड से हैवी रीजनरेशन, फिर लो रीजनरेशन सब ट्राई कर लिया, नहीं देती है रेंज। और मेरी स्पीड होती है, मैंने 40 की स्पीड पे भी ट्राई किया, मैंने 30 पे भी ट्राई किया, मैंने 20 पे भी ट्राई किया, मैं 20 की स्पीड पे भी गया हूँ, नहीं देती है रेंज, पता नहीं क्यों। जब आपने ये गाड़ी खरीदी या फिर जब आप रिसर्च कर रहे थे तब आपको नहीं मालूम था कि क्या मेरी रनिंग होने वाली है? मुझे पता था, बट मैंने उसे बोला था, क्या बोलते हैं सेल्स वाले बंदे को, कि मेरी ज़्यादातर पहाड़ों पे ही जाती है, मैं हर 3-4 महीने में ट्रैवल करता हूँ, मैंने सब बताया था उसे। उसने बोला कि वैसे तो 300 किलोमीटर की रेंज है, बट अपहिल जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 230-240 तक दे देगी है, मतलब डाउन कितना ही डाउन होगी, जो कि उसकी बात भी मेरे को सही लगी। मुझे ये थोड़ी ना पता था कि 300 की रेंज सीधा 100 हो जाएगी, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक वो ड्रॉप बोलेंगे इसे तो। सेल्स में एथिक्स नाम की चीज़ नहीं होती, उन्हें बस अपना प्रोडक्ट बेचना है, दैट्स इट। वो कैसे भी बेचे, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आप बोलोगे कि ये 500 किलोमीटर चलेगी तो वो ये भी बोल देंगे बेचने के लिए कि हाँ ये 500 किलोमीटर चल जाएगी। कभी लॉन्ग ट्रिप करा है यहाँ से दिल्ली तक का? बहुत बार, पर हमेशा परेशान। मतलब अकेले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मम्मी पापा जाते हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे बताया था कि ये इनकी प्राइमरी गाड़ी है, इन्होंने स्विफ्ट के बाद सीधा यही खरीदी, अभी कोई दूसरा व्हीकल इनके पास नहीं है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं इसी वजह से, जैसे कि इन्होंने बताया कि लॉन्ग ट्रिप में होते हैं तो फैमिली के साथ परेशान होना पड़ता है, तो दूसरा व्हीकल ये बहुत जल्द देने वाले हैं। इनका कहना ये है कि ईवी आपकी प्राइमरी व्हीकल नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको बाहर जाना है, आपको पहले तो 1 घंटा रिसर्च करनी पड़ती है ऐप में कि चार्जर कहाँ कहाँ है। जैसे मेरे को एक बार दिल्ली जाना था, तो यूपी पड़ता है बीच में, वो मुजफ्फरनगर एरिया, पूरे यूपी की लाइट नहीं थी। अच्छा। और मेरे पे बैटरी थी सिर्फ 25%। और मतलब मुझे पता है मैंने कैसे करके कहाँ तक पहुँचाई है ये, और एक होटल में घुसा के फिर गाड़ी चार्ज की है, तो थोड़ा कई बार अनोइंग हो जाता है। सर्विस कॉस्ट का क्या कहना है? अभी लास्ट सर्विस सर मेरी इसकी हुई है 10,600 समथिंग की। 10,000 आपको कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा? बहुत ज़्यादा है सर। मतलब मेरे को तो शोरूम ने बोला था कि इसकी जो मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट जाएगी, क्योंकि ईवी है, वो 5,500 जाएगी, तो ये तो एग्जैक्टली डबल हो गया। उसके बाद आप इतने पैसे भी ले रहे हो, आप वाइपर वगैरह चेंज कर रहे हो, और आप बोल रहे हो MG हैं, इतना प्रीमियम ब्रांड है, और उसके बाद क्वालिटी पैथेटिक। 1 महीने में 2 बार वाइपर चेंज हो जाते हैं इसके। अभी तक की सारी सर्विस का कॉस्ट, क्योंकि 4 सर्विस हुई होगी अभी उसकी 40,000 तो पहले वाली तो शायद 1,000-2,000 रुपए की थी, मतलब पहली कुछ 2,500-3,000 की थी, पर जब पेड वाली आई है वो सीधा 10.5 चली गई है। अच्छा। हाँ जी। और ये हमेशा ऐसी रहेगी? पता नहीं सर, अभी नेक्स्ट सर्विस पे पता लगेगा। ओके। और आपने टायर वगैरह चेंज करे अभी तक इसके? हाँ जी सर, अगले 2 टायर चेंज किए मैंने इसके। 40,000 पे पूरे मतलब टेयर आउट हो गए थे वो टायर्स। अब जैसे सर ने बताया कि इनकी गाड़ी में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि ग्लास एरिया ज़्यादा है, तो गाड़ी चलाने से पहले हम AC तो चलाएंगे और साथ के साथ इस गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे इन्वॉल्व 1 का ये स्नोफॉल। स्नोफॉल से आप समझ रहे हो? जी सर। ये जरूरी है सर। फील करोगे कि आपकी गाड़ी में स्नो पड़ रही है, आपको थोड़ा सा वैसी महक देगी है। और अच्छी बात पता है क्या है, तुषार जी पहले से इन्वॉल्व के परफ्यूम को इस्तेमाल करें, आपको कैसे लगे? बढ़िया सर, आप ही ने रिकमेंड किया था अपने हर वीडियोस पे, तो मैंने देखा, यूज़ किया, और ये मेरा 3रा-4था परफ्यूम है बहुत 1 साल में। मतलब आप सेटिस्फाई हैं फुल्ली, तभी 3रा-4था है सर, वरना तो एक ही में साइड हो जाता। तो आपको भी ये परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, आप वहाँ से इसको स्कैन करके मंगवा सकते हैं अपने घर में। इनके बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं और बहुत तरीके की फ्रेगरेंस है। जैसे ये स्प्रे वाला यूज़ कर रहे थे, अभी मैं इनको दूंगा स्नोफॉल, और फिर ये इसका फीडबैक हमें देंगे। पक्की बात है। इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ है, आपको उससे कुछ परेशानी होती है? आप यूज टू हो चुके हैं? यूज टू हो चुका हूँ, मतलब बट मैं सीट से बहुत परेशान हूँ। इसकी सीट्स इतनी अनकंफर्टेबल है, इन्होंने बोला क्या लाउंज सीट्स, ये वही बोलते हैं ना ये मार्केटिंग में, किसी काम की नहीं है। मैंने इसमें बैक रेस्ट लगा रखा है क्योंकि कमर दर्द हो जाती है इस गाड़ी में, गाड़ी चला चला के कमर दर्द हो जाती है। तो अगर कोई नॉर्मल मतलब कोई और भी गाड़ी हो, मेरे ख्याल से उसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है इन सीट से। बट हाँ, ये वाला सपोर्ट है, आपका एल्बो सपोर्ट दे रखा है इन्होंने, और ये जो जगह दे रखी है ये बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इन्होंने गाड़ी में काफ़ी क्वालिटी इशू भी बताए हैं। रैटलिंग साउंड फर्स्ट डे से है, जो कि कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। कंपनी वालों ने बोला डोर चेंज करेंगे, ये पूरी सब कुछ चेंज करेंगे, बट
4 सर्विस हो चुकी हैं, 3 बार गाड़ी सनरूफ रिपेयर पे जा चुकी है, बट ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। जो इन्होंने बेफालतू की चीज़ें दे रखी हैं दिखाने के लिए, ये किसी काम की नहीं थी। आप नॉर्मल भी एम्बिएंट लाइटिंग दे सकते थे, आपने ये दिया, इससे रैटलिंग साउंड आ रही है जो कि बहुत इरिटेट कर रही है, और आप इसे फिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं। 1 साल से मैं आपको इतनी बार इसके लिए कंप्लेंट कर चुका हूँ कि इससे रैटलिंग साउंड है, आप खुद ही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये आपके लिए ही सरदर्द बन रखा है एज अ कंपनी, तो वो देने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? ये मेरे को 16,80,000 की पड़ी थी ये। ओके। हाँ, बट मुझे लगता है कि हाँ वर्थ इट है, जो इतना इन्होंने इस रेंज में, इस प्राइस पॉइंट में मेरे को दिया है, मेरे ख्याल से कोई और कंपनी नहीं दे पाएगी। आपको पहाड़ों में इस गाड़ी को चलाने में तो बहुत मज़ा आता होगा। बहुत पावर है सर, बहुत पावर है, और सरदर्दी नहीं है बार बार गियर शिफ्टिंग की। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, जैसे मैं पेट्रोल गाड़ी चलाता हूँ तो दिक्कत ये होती है, मैं ना गाड़ी ऑफ करना भूल जाता हूँ, क्योंकि इसमें गाड़ी में घुसो स्टार्ट हो जाती है, बाहर निकलो बंद हो जाती है। तो आपकी हैबिट ऐसी बन जाती है कि आप किसी और कोई और गाड़ी चलाओगे, इसके बाद आप वो स्टार्ट ही छोड़ दोगे, आप भूल जाओगे उसे ऑफ करना। मैंने आज तक इसे स्पोर्ट्स मोड पे नहीं डाला सर, मुझे लगता है ये नीचे से निकल जाएगी, इतनी पावर है इस गाड़ी में। मतलब मेरे को डर लगता है इसे स्पोर्ट्स मोड में डालने में, मैंने ट्राई भी नहीं किया। सोचो नॉर्मल में आप अभी एक्सेलरेट करो, ये 100-120 टच करती है एकदम, और ये आगे भी जाती होगी, मैं नहीं ले गया। अब देखिए, ये गाड़ी पहले से ही बड़ी बैटरी पैक के साथ आई होती तो इसका जो यूज़ केस है ना, वो काफ़ी हद तक इनके फेवरेबल बन जाता। बिल्कुल। अभी ये क्या है इनका हिसाब किताब की, दिन में 200 किलोमीटर के आसपास इनको चलना होता है, और नेक टू नेक ये गाड़ी उतना ही चल पाती, क्योंकि हिल्स का भी इनका थोड़ा बहुत रहता है। अगर मेरे को ये लोकल चलाने के लिए गाड़ी होती तो ये मैं इसकी अभी तारीफ़ें ही कर रहा होता, इसमें एक भी कमी नहीं निकाल रहा होता। बट हाँ, सर्विस में है कमी, मतलब शोरूम ये जो देहरादून वाला है बहुत ही पैथेटिक, और बाहर का मुझे नहीं पता, बट देहरादून वाला तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ये मैंने पूछा था कि इसके आगे तुम्हारा कोई अपडेट आने वाला है, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं इस ईयर फिर हमारी एस्टर ईवी नहीं बिकेगी अगर इन्होंने रेंज बढ़ा दी इस गाड़ी की तो। और फिर मैंने देखा 3 महीने बाद ये गाड़ी ले आए ज़्यादा रेंज वाली। मतलब सेल्स वाले कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते, अपने जीएम को बुला के ले आएंगे, अरे जीएम सर से बात करो, ये करो वो करो, कुछ भी करते हैं अपनी गाड़ी बेचने के लिए। इनका बस चले एमजी के सीईओ को बुला के ले आए अपनी गाड़ी बेचने के लिए कि हाँ सीईओ से पूछो। अब क्या पूछो सीईओ से, जो जिसने मेरे से पहले ली थी उनको 1 साल की वो चार्जिंग फ्री दी थी शायद इन्होंने, कहाँ दी, नहीं दी ना, लास्ट में उन्होंने विड्रॉ कर ली थी ना वो चीज़। तो जब किसकी जुबान है, किसी की जुबान नहीं है सर। अब आपकी गाड़ी है तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना शोरूम की, ना कंपनी की, ना गवर्नमेंट की। तो वो वाली बात है। और इनका कहना है कि जब इनकी सनरूफ रिपेयर हुई थी तो काफ़ी डेंट और स्क्रैचेस उस रिपेयर के बाद देखने को मिले थे इस गाड़ी में। वो आने ही थे सर, क्योंकि बंदा बोनट पे चढ़ेगा, बोनट कहीं से पिचक गया, फिर जब सनरूफ ऊपर चढ़ा रहे हैं तो साइड में स्क्रैच दिखाया था मैंने आपको, वो मटीरियली पील ऑफ हो गया उस जगह से। बोलते हैं ठीक कर देंगे, पर इन पे पार्ट्स ही नहीं होते। अगर मेरे को सनरूफ इनसे चेंज करानी है तो मेरे को मतलब 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा सनरूफ का, जिसमें 15 दिन ही अपने यहाँ गाड़ी खड़ी करके रखते हैं, ठीक है। अगर मेरे को नॉर्मल भी कुछ भी चाहिए, इन पे पार्ट्स ही नहीं है सर, इसका कुछ बेसिक भी ख़राब हो जाए नहीं है इन पे पार्ट्स, और महीना भर लगाते हैं पार्ट्स भेजने में। और चक्कर है मैं मारुति से आया हूँ सर, तो मुझे ये सब चीज़ें ना पिंच करती हैं, क्योंकि मारुति पे आप बोलो कि डोर चाहिए, वो डोर ला के आपको दे देंगे, ये लो सर डोर लगा लो, उन पे इतना स्टॉक रहता है पार्ट्स का। तो हाँ ठीक है, होता होगा, प्रीमियम जो गाड़ियाँ लेते हैं उनके लिए नॉर्मल चीज़ होगी, बट जो मारुति और हुंडई चला रहे हैं उनके लिए नॉर्मल नहीं है। फास्ट चार्जिंग का एक्सपीरियंस बताइए कि कितनी देर में गाड़ी चार्ज हो जाती है? अगर मेरी गाड़ी 20% है और मुझे इसे 100% करना है, 100% होती नहीं, 99 पे रुक जाती है वो। क्यों? पता नहीं, हर कोई मतलब स्टैटिक से हो जाती है, बाकी चार्जर नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, तो स्टैटिक के चार्जर अच्छे हैं, बट 1.5 घंटा लेती है। 80% चार्ज करने में अराउंड 1.5 घंटा लेती है। 90% तक फास्ट होती है, बट 90 से 100 जाने में बहुत टाइम लेती है। आधा घंटा तो ये 90 से 100 जाने में ही ले लेती है। अच्छा, आप किन लोगों को सजेस्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे ईवी लेना? ईवी लेना जिन पे ऑलरेडी एक गाड़ी हो,
जिसे सोचना ना पड़े कि मतलब जिसे प्लान ना करना पड़े कहीं जाने से पहले, जिसे लोकल चलानी हो, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत स्पेशियस है। महीने का मैं जैसे आपको बता रहा था, महीने में एक बार बिग बाज़ार जाओ, 10 कट्टे आपको आटे के डाल के लाने हैं, चावल के डालने के लाने हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि इससे आप दिल्ली जाओगे, फैमिली के साथ जाओगे, आपने पैसे खर्च किए हैं, आप खुश होंगे, आपकी फैमिली बड़ी दुखी हुई रहेगी पूरे रास्ते। क्योंकि वो जो 4 घंटे का रास्ता है वो 5.5 घंटे का जाना, 5.5 घंटे का आना हो जाता है। ऊपर से आप बता रहे हैं कि सीटों में अपना कंफर्ट नहीं है। तुषार जी अब लेने वाले हैं स्कोडा की कुशाक, और मुझे एक बात बताइए, ये गाड़ी को आप रखेंगे या फिर नहीं सर, रखूंगा, क्योंकि मेरा जो लोकल रनिंग है, मैं बता रहा हूँ ना, प्राइमरी कार के लिए बिल्कुल ही बेकार है। इसकी वजह से मेरे को सेकेंडरी कार लेनी पड़ रही है, आप समझो। अगर मेरी ये सेकेंडरी कार होती तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं अभी मतलब इतना ना मैं इन्हें मेल कर रहा होता, ना मैं परेशान हो रहा होता। और अगर आप इसको बेचने भी जाओगे, अगर इसको निकालने की भी आप सोचो, तो ईवी के उतने अच्छे रेट आपको मिलेंगे नहीं, रीसेल वैल्यू उतनी खास है नहीं मिलेगी सर। आपको पेन इस चीज़ का ज़्यादा होता होगा कि आपने इसको प्राइमरी गाड़ी बना ली। एग्जैक्टली। ब्रेक पैड वगैरह अभी तक चेंज हुए? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत आराम से चलाता हूँ, इसके अभी 50% भी यूज़ नहीं हुए हैं। मारुति में मेरे घर से गाड़ी पिक करते थे, मेरे घर से ड्रॉप करते थे, मेरे घर पे ड्रॉप करते थे, कोई चार्जेस नहीं थे। MG चार्जेस लेता है। कितना? 500 रुपये। और सिर्फ 8 किलोमीटर है मेरे यहाँ से इनका जो सर्विस सेंटर है। 8 किलोमीटर के ये मेरे से 500, और उसके बाद 10,500 का तुम बिल भी बना रहे हो, वो भी ईवी में। उसके बाद भी तुम, ये तो चिंदी पंती है यार सर, 500 रुपये मांग रहे हो यार तुम। प्रीमियम हो 1500 मांगो यार, 2000 मांगो। आपने और कोई कस्टमर भी देखे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है घटित? नहीं सर, बाकी सब जितों पे भी वेंजर है सबकी सेकेंडरी कार है। अच्छा। जिनसे भी मैं मिला हूँ उन पे ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ हैं, उसके बाद उन्होंने वेंजर लिए। MG अगर इन बातों पे ध्यान दे तो काफ़ी सही रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है आज की तारीख में, अगर आपने लंबे समय तक टिका रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।